हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। कल हमने जैसे कि कैजुअल इनकम का मीनिंग किया था, आज हम कैजुअल इनकम से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। कि अगर मतलब कि हम कैजुअल इनकम को कमाते हुए कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस उस इनकम से डिडक्टेबल नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट आता है सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड। कि अगर हमें कैजुअल इनकम की जगह कैजुअल लॉस हो जाता है तो हम उसको अपनी नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है टैक्स डिडक्शन एज सोर्स। अगर हमारे को कोई भी लॉटरी से विनिंग या कोर्सवर्ड से जो भी मतलब हमारे को विनिंग हुई है जिसको हम कैजुअल इनकम का नाम देते हैं, अगर वो 10,000 से एक्सीड कर जाती है तो उस पर TDS कटेगा। फोर्थ पॉइंट आता है रेट ऑफ टैक्स। कि हमारे को जो भी लॉटरी की विनिंग हुई है, क्रॉसवर्ड हुई है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है या कोई भी हॉर्स रेस विन की है तो उसमें 30% का टैक्स लगेगा। फिर आता है कि असेसी क्या होता है। जैसे कि कल हम इस वर्ड को बहुत यूज़ कर रहे थे इनकम में करते हुए कि अगर जैसे कि कोई अलाउंस मिलता है तो वो असेसी को कोई भी अलाउंस मिलता है तो वो इनकम में इंक्लूड होता है। तो असेसी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कि हमारा असेसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंडर आता है। असेसी मतलब कि एक पर्सन जो कि कोई भी टैक्स पे करने के लायबल है, कोई भी अमाउंट पे करने के लायबल है, जैसे कि कोई इंटरेस्ट हो गई या पेनल्टी हो गई या फिर कोई भी जो भी इस एक्ट के अंदर किसी और की इनकम के लिए असेसेबल है तो वो भी असेसी कहलाएगा। अंडर दिस एक्ट वो खुद की इनकम पर कुछ पे कर रहा है तो वो भी असेसी कहलाएगा। अंडर द एक्ट अगर कोई उसको लॉस हो जाता है या किसी और पर्सन के लिए जिसके लिए असेसेबल है वो भी असेसी कहलाएगा। अंडर द प्रोविज़न अगर कोई उसको रिफ़ंड मिलता है या किसी और पर्सन के लिए जिसके लिए वो असेसेबल है उसको कोई रिफ़ंड मिलता है तो वो भी असेसी कहलाएगा। अगर कोई पर्सन को किसी और पर्सन का असेसी मान लिया जाता है इस एक्ट के अंडर तो वो भी असेसी कहलाएगा। उसके बाद किसी भी पर्सन को बाय डिफ़ॉल्ट असेसी मान लिया जाता है इस एक्ट के अंडर तो उसे भी हम असेसी कहेंगे। इसके बाद आता है कि डीम्ड असेसी क्या होता है। तो वो पर्सन जिसको दूसरे पर्सन का असेसी मान लिया जाए उसे हम डीम्ड असेसी कहते हैं। इसके बाद आता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो कोई पर्सन किसी और के काम करने की गारंटी लेता है इस एक्ट के अंदर और वो पर्सन वो काम ना कर पाए तो उसे जो गारंटी लेता है उसे हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं। फिर आता है कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है। जैसे कि हम ये भी डिस्कस करते थे कि जो पर्सन अपनी खुद की पॉकेट से भरता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो पहले कलेक्ट करता है फिर भरता है टैक्स को वो इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो वो हम जो पर्सन का यूज़ करते थे उनमें कौन कौन आ गया तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पर्सन हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर आते हैं। उसके बाद पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं कि एक इंडिविजुअल मेल या फीमेल, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें एक कर्ता होता है बाकी सारे बिजनेस करते हैं सारे पूरी फैमिली मिलकर, फिर एक कंपनी, एक फर्म, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल चाहे वो कॉरपोरेटेड है या नहीं है, कोई भी लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये सब हमारे पर्सन में आते हैं। अब आता है कि हमारे को बाकी सब चीज़ें तो पता है पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में तो लोग अपनी चॉइस से इकट्ठे होते हैं किसी एक पर्पस के लिए और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में वो या तो नेचुरली या बाय बर्थ या कोइंसिडेंटली एक साथ किसी काम को करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आता है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। सबसे पहले कि असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंडर आता है। फिर आता है कि असेसमेंट ईयर जो है वो 12 मंथ्स का पीरियड होता है। मतलब कि जैसे हमारे अकाउंट्स में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स में वही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि असेसमेंट ईयर जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसे हम इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर का नाम दे देते हैं। असेसमेंट ईयर में जो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम हमने कमाई है उस पर टैक्स लगता है। फिर आता है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 के अंडर आता है। जैसे कि हमने पहले असेसमेंट ईयर में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो हम अपनी इनकम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उस पर असेसमेंट ईयर पे टैक्स लगता है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर हो गया जिसमें हम अपनी इनकम कमा रहे हैं, हमारा पिछले वाले साल, और असेसमेंट ईयर कौन सा आ गया जिसमें हम अपनी इनकम पे टैक्स लगाते हैं, तो वो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया। फिर आता है कि
प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। फिर आता है कि प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ से कम टाइम का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो नए बिजनेस का केस होता है उसमें कभी कभार बिजनेस मिड में शुरू किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के, कभी कभार एंडिंग में शुरू किया जाता है। इनकम टैक्स का ये रूल है कि हर टाइम 31 मार्च के बाद ही उस पर टैक्स लगता है, फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग होने के बाद ही उस पर टैक्स लग जाता है। तो उस टाइम पर जो प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 12 मंथ्स का है, तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है, पर असेसमेंट ईयर 12 मंथ से कम का नहीं हो सकता है। अब हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर पर टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स ने इसको एक जनरल रूल मान लिया है। अब इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिसकी इनकम पर प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स लग जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172, अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस कर रहा है, मतलब कि पर्सनस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो उसी साल उस नॉन रेजिडेंट की इनकम पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 174, जो पर्सन इंडिया को छोड़कर इन फॉरेन रहने जाते हैं उन केसेस में भी उन पर्सन की इनकम पर उसी साल टैक्स लगता है। फिर आता है इनकम ऑफ एन AOI और ए BOI और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 174A, अगर कोई AOI BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिस पर्पस के लिए बनी है वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो उनकी उस इनकम पर उसी साल टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175, अगर कोई पर्सन अपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है किसी भी प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी पे उसी साल टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को प्रीवियस ईयर में बीच में ही बंद कर देता है या फिर कोई पर्सन अपने प्रोफेशन को प्रीवियस ईयर में बीच में ही बंद कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 उस बिजनेस या प्रोफेशन पर उसी साल टैक्स लगेगा। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ख़त्म हो गया है। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको मेरे ये लिखे हुए नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे मेरी जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।